अस्सलाम वालेकुम जी। 2025 में होने वाले लकी ड्रा का शेड्यूल आ चुका है और इसमें क्या क्या चेंजिंग्स हैं आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्पीक वेल कोरियन अकेडमी। जी, एचआरडी कोरिया की तरफ से शाया किया गया ये नोटिस जिसमें तमाम तर तफसीलात हैं और क्या क्या चेंजिंग्स हैं वो सारी इस नोटिस में दर्ज झैल हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या तफसीलात शेयर की गई हैं। अच्छा, ये कह रहा है जनूबी कोरिया के 8वें पॉइंट सिस्टम के लिए दरख्वास्तों की वसूली बराए साल 2025। हुकूमत जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के माबैन मफाहमती यादाश्त बसिलसिला EPS वर्कर्स रवानगी और वसूली के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जिसको OAC कहते हैं वाद पब्लिक सेक्टर अदारा ऐसा है जो वजारत समंदर पार पाकिस्तानी तरक्की इंसानी वसाइल के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत काम कर रहा है। ठीक है, ये OAC के दायरे के बारे में बात कर रहा है और कोरिया के एम्प्लॉयमेंट परमिट निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज करने और इसमें मुतलका ऐलान करने की मजाज है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं जनूबी कोरिया के एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत कोरियन इजराई EPS पोल पर मौजूद उम्मीदवारान का कोरिया में मुलाजमत के लिए इंतखाब करते हैं कि जो इस पोल पर ऐड है लोग जो इस हर साल इसके ज़रिए अप्लाई करते हैं और अपना मुस्तकबिल संवारते हैं। तो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उसकी बात कर रहा है। इस पोल पर रजिस्टर्ड होने के लिए उम्मीदवार का कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, कोरियन ज़बान का इम्तहान जो कोरियन ज़बान का इम्तहान होता है और स्किल टेस्ट, ये दोनों लाजमी होता है पास करने के लिए। आगे कामयाब होने के लिए कोरियन ज़बान का इम्तहान और स्किल टेस्ट में कामयाब होना लाजमी है। उसके बाद कह रहे हैं मज़कूर सिस्टम के तहत पाकिस्तान में 8वें पॉइंट सिस्टम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन का आगाज़ अप्रैल 2025 में हो रहा है। ठीक है, लिहाजा ख्वाहिशमंद अहले उम्मीदवारान से गुजारिश है कि वो OAC की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो होगी ये आपकी ऑनलाइन OAC की वेबसाइट पे होगी। डेट आपको नीचे मेंशन्ड है कि कब आपने इनकी वेबसाइट पे जाके और अप्लाई किस तरह से करना है, ये सारा तरीक़ेकार आपको इस नोटिस में समझा दिया जाएगा। आगे देखें, कह रहे जी टेस्ट का पहला और दूसरा मरहला। ठीक है, इस दफ़ा जो टेस्ट होगा 2025 में ये 2 मरहलों पे डिपेंड होगा। पहला मरहला क्या है इसमें EPS टॉपिक, ठीक है, और रंगों में फ़र्क का टेस्ट। पहले मरहले में ये होगा कि जो आप EPS टेस्ट होता है आपका एग्ज़ाम होता है वो होगा और साथ में कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा आपका, जैसे हर दफ़ा होता है। 2024 में भी इसी तरह से हुआ, 2023 में भी इसी तरह से हुआ था। तो पहले EPS का टेस्ट होगा आपका, उसके बाद जो है कलर ब्लाइंड का टेस्ट होना है आपका। उसके बाद जो दूसरा मरहला है ये अलहदा से है, ये साथ अटैच नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि स्किल टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से कलर ब्लाइंड का टेस्ट होगा और उसके साथ ही जो है वो स्किल टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। लेकिन ये देखें पहले मरहले के बाद जो है पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवारान, फिर दूसरे मरहले में है जो महारत का टेस्ट स्किल टेस्ट, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं होना। सेम जिसी तरह से पहले चलता आ रहा है कि पहले टेस्ट होता है उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, तो इसी तरह से कुछ गैप होगा टाइम का, 2-3 मंथ का गैप होगा उसमें। ठीक है, जैसे ही ये EPS टेस्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और इनके रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस होगी और इसी तरह से फिर इसके स्किल टेस्ट के जो उम्मीदवारान है वो स्किल टेस्ट अपना देंगे जाके, इसी तरह से इसमें कोई चेंजिंग नहीं ऐसी आई। और दूसरा मरहला कह रहे जी सिर्फ मुतल्लका दस्तावेज़ात के हामिल जो पहले मरहले में पास हैं और दूसरे मरहले में पास हैं। ठीक है, सिर्फ मुतल्लका दस्तावेज़ात के हामिल काम का तजर्बा, ट्रेनिंग, तालीमी काबिलियत वगैरह। दूसरे मरहले के बाद जो होगा जिनके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा वगैरह, कोई सनद है, कोई काम का तजर्बा है, कोई सर्टिफिकेट है उनके पास, तो वो दूसरे मरहले के साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करेंगे तो उनको थोड़े बहुत नंबर्स मिलते हैं, 2-4 नंबर मिल जाते हैं इजाफी स्किल टेस्ट में। तो ये साथ एक जिनके पास है वो लाजमी अपना डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा। उसके बाद कह रहा जी बुलंद तरीन स्कोर की तरबियत ने मुंतखब उम्मीदवारान कि जिनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होंगे ना, इन्होंने ये बात नहीं की कि सिर्फ पासर्स हैं,
इससे ये भी साबित होता है कि जो 2025 में टेस्ट होगा उसके जो इसकी जो है इसका जो मेरिट होगा 2025 में ये हाईएस्ट जा सकता है। मतलब इनके ये बात करने का मकसद ये है कि जो मेरिट होगा वो इस दफ़ा हाईएस्ट जाएगा। जिस तरह से 2024 में 125 तक मेरिट गया था, इस दफ़ा 140 तक मेरिट जा सकता है। तो सिर्फ आपने पासिंग मार्क्स नहीं लेने, कोशिश करनी है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स हों, बुलंद तरीन स्कोर की तरबियत में मुंतखब उम्मीदवारान। इस चीज़ को आपने नोटिस में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो होगा जी आपका हतमी फैसला कि आपके स्किल टेस्ट को और आपके ईपीएस टेस्ट को कंबाइन करने के बाद वो एक छोटी सी परसेंटेज निकालते हैं, और जो लोग उस परसेंटेज पे पूरे उतर आते हैं वो पास हो जाते हैं, और जिनके मार्क्स पे नीचे होते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। हतमी नताइज के बाद जनाब ये आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया गया है, पहला मरहला फिर दूसरा मरहला, यानी किस तरह से ये सारा मामला चलेगा। अब चलते हैं जी प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जो है वो किस तरह से है। दरख्वास्तों की वसूली होगी ऑनलाइन 14 मार्च से 28 मार्च तक 2025 तक, ठीक है। कि 14 से लेकर 28 मार्च तक जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 28 तारीख। इसके बाद है जी कुरंदाजी के नताइज का ऐलान कि जो लोगों ने दरख्वास्तें अप्लाई की होंगी, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका वो कब सिलेक्शन डेट कब होगी, कब वो अनाउंसमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, वो करेंगे जी 11 अप्रैल 2025 को। मतलब 14 से 28 तक जिन्होंने अप्लाई किया है, और जो लोग सिलेक्ट होंगे वो अनाउंसमेंट करेंगे 11 अप्रैल 2025। आगे जी कुरंदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन। जो लोग फिर कुरंदाजी में पास हो जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, कि जो उन्होंने फीसिस पे की होती हैं, अपने पासपोर्ट की रंगीन कॉपी लेके जाना होता है आपने, ठीक है। आईडी कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जो जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं वो आपने साथ लाजमी लेके जाने। तो ये है आपकी कुरंदाजी में कामयाब होने के बाद का मरहला रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोरियन ज़बान के इम्तहान के शेड्यूल का ऐलान, ठीक है। कि शेड्यूल कब है, 15 मई 2025 को। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि राउंड 1 है या राउंड 2 है। पिछले साल और हर साल इसी तरह से होता है कि राउंड 1 होता है और राउंड 2 होता है, और इस साल इस तरह से नहीं किया गया। एक ही राउंड में उन्होंने सब बच्चों के टेस्ट लेने हैं, और एक ही राउंड में सारे मामलात होंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड पिछले हर साल क्या होता है कि फर्स्ट राउंड के पहले मामला क्लियर होते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड के होते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट राउंड एक ही राउंड में सारे बच्चों का टेस्ट हो जाना, एक ही दफ़ा सबके स्किल टेस्ट हो जाना, ये एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, 2025 वालों के लिए। तो मेहनत करके इसी तरह से मेहनत करते नहीं, और साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब भी करेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोरियन ज़बान के इम्तहान के शेड्यूल का ऐलान के बाद कोरियन ज़बान के इम्तहान का इनेकाद बराई कराची और इस्लामाबाद सेंटर। अब इस्लामाबाद में भी सेंटर है और कराची में भी सेंटर है, दोनों सेंटर्स में अप्लाई भी होगा और टेस्ट का शेड्यूल भी रखा जाएगा। तो जो कराची में है मई ता अगस्त 2025, दोनों में सेम डेट है, ठीक है। कराची में भी मई ता अगस्त 2025 तक होगा, ठीक है, और इस्लामाबाद में भी मई ता अगस्त 2025, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने। यानी 4 महीने में जो भी सिलेक्टेड लोग होंगे, 15,000 20,000 30,000 जितने भी लोग होंगे, उनका टेस्ट उन्होंने पहले ही राउंड में लेना है 4 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। कोरियन ज़ुबान पहले मरहले के नतीजे का ऐलान। मतलब जो एग्ज़ाम लोगों ने पास किया करना है, 2025 का टेस्ट जो लोग पास करेंगे उनके इम्तहान का रिज़ल्ट कब होगा, 27 अगस्त 2025 को पहले मरहले का नतीजा ऐलान किया जाएगा। अनाउंसमेंट की जाएगी कि जो लोग पास हो गए हैं 27 अगस्त 2025। मई ता अगस्त तक टेस्ट होंगे, ठीक है, और 27 अगस्त को फिर अनाउंसमेंट होगी रिज़ल्ट की, ठीक है। उसके बाद देखें, कह रहे जी पेशा वराना सलाहियत की जांच के दस्तावेज़ात की वसूली, कि जो आपके पास कोई ऐसी सलाहियत के डॉक्यूमेंट्स हैं
कोई अप्रेंटिसशिप आपने कहीं पे की है, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास किसी फैक्ट्री में जॉब करने का, तो वो आप 3 से लेके 5 सितंबर तक 2025 में वो सबमिट करवा सकते हैं ओईसी के ऑफिस में जाके। ठीक है। उसके बाद देखें स्किल टेस्ट के दूसरे मरले का शेड्यूल का ऐलान। दूसरा मरला जो हमने पढ़ा है ऊपर, उसका ऐलान होगा स्किल टेस्ट का 10 सितंबर 2025 को। ठीक है। तो बस स्किल टेस्ट दूसरे मरले का इनेकाद कब होगा? सितंबर 2025 में। मतलब कि 10 सितंबर से शेड्यूल आएगा स्किल टेस्ट का और सितंबर 2025 में स्किल टेस्ट का मरला जारी हो जाएगा। मतलब सितंबर तक इन्होंने जो भी पासर्स होंगे उनका स्किल टेस्ट लेके उनको फारिग कर देना है। एचआरडी कोरिया की जानब से हतमी नताइज का फैसला ये होगा 15 अक्टूबर 2025 को, कि जो लोग पहले तो आप लोग ये देखें ना कि जो ईपीएस टेस्ट देंगे, अब सारे तो नहीं उसमें पास होंगे, जो लोग पास होंगे उनका आगे उनको स्किल टेस्ट में लेके जाना है, और कुछ लोग स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। मतलब जो अप्रोक्सीमेटली लड़के पास होंगे स्किल टेस्ट में और ईपीएस एग्जाम में, उनका जो हतमी नताइज होगा वो 15 अक्टूबर 2025 को दिया जाएगा। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक परसेंटेज होती है जैसे ईपीएस एग्जाम की और स्किल टेस्ट की, वो एक परसेंटेज निकालते हैं, जो लोग उस पर पूरा उतर आते हैं तो उनका फिर हतमी नताइज ये बताते हैं 15 अक्टूबर 2025 को होगा इस दफ़ा। ठीक है। अब देखें जी, कोरियन ज़बान का इम्तहान सीबीटी ईपीएस टॉपिक, सीबीटी से मुराद है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि टैब टेस्ट होगा, यूबीटी होगा, लेकिन इस तरह से नहीं है, ये सीबीटी टेस्ट ही है इस दफ़ा होगा। कराची और इस्लामाबाद में होगा, जबकि स्किल टेस्ट एचआरडी कोरिया की जानब से सिर्फ इस्लामाबाद में लिया जाएगा। सिर्फ इस्लामाबाद में, जो कराची में जिन लोगों ने अप्लाई करना है उनको भी इस्लामाबाद में भी आके स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। कराची में अभी तक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कराची वालों के लिए कि वो कराची में ही स्किल टेस्ट अपना अरेंज कर सके। मज़ीद एचआरडी कोरिया को हालात के मुताबिक मज़कूरा शेड्यूल में तब्दीली या मनसूखी का हक हासिल है। मतलब अगर ये इसके अलावा भी कोई अगर चेंजिंग करना चाहते हैं शेड्यूल में अपने, तो वो कर सकते हैं। हाँ जी। अब देखें जी, दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार है। अब किस तरह से दरख्वास्त देनी है, आपने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। प्री रजिस्ट्रेशन एचआरडी कोरिया की जानब से की जाने वाली कुरंदाजी, एचआरडी की कोरिया की तरफ से कुरंदाजी जो आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन में दरख्वास्त देने के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना लाजमी है। आईडी कार्ड का होना नहीं, पासपोर्ट का होना लाजमी है आपका इसमें। ठीक है। पासपोर्ट की बेस पे ही इस दफ़ा अप्लाई होना है, आईडी कार्ड की बेस पे नहीं होना। ठीक है। दूसरा कह रहा है जी, प्री रजिस्ट्रेशन कुरंदाजी में शामिल होने के लिए ओईसी की वेबसाइट के ज़रिए ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने ओईसी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। आपने अपना पासपोर्ट का नंबर देना है और डेट ऑफ बर्थ आपने जो आपके पासपोर्ट के रेलिवेंट होगी सेम आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो वो के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे देखिए क्या कह रहा है जी, दरख्वास्त दंदगान को मैन्युफैक्चरिंग सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। अब देखिए कह रहा है, शुरू से बताता हूँ आपको कि प्री रजिस्ट्रेशन एचआरडी कोरिया की जानब से की जाने वाली कुरंदाजी, ये जो कुरंदाजी हो रही है ये एचआरडी कोरिया की तरफ से की जा रही है। रजिस्ट्रेशन में दरख्वास्त देने के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट होना लाजमी है। आईडी कार्ड बेस इस दफ़ा नहीं होना, पासपोर्ट पे ही अप्लाई होना है। तो जिनके पास पासपोर्ट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखे कह रहा है, प्री रजिस्ट्रेशन कुरंदाजी में शामिल होने के लिए सिर्फ ओईसी की वेबसाइट www.oec.government.pk के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने इस वेबसाइट पे जाके अपने पासपोर्ट का नंबर देना है और उसकी जो इशू डेट है या डेट ऑफ बर्थ है आपकी जो उस पर मैंशन होगी आपने सेम ही उधर देनी है। वो आपकी इशू डेट पूछे तो आपने इशू डेट देनी है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ पूछें तो आपने डेट ऑफ बर्थ सेम लिखनी है वहाँ पे जो आपके पासपोर्ट पे होगी। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि दरख्वास्त दंदगान को मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज में असम्बली, मेजरमेंट्स और ज्वाइनिंग, जोड़ने के जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। मतलब ये 3 कैटेगरीज हैं अब इसमें, असेंबल की है,
मेजरमेंट की है और ज्वाइनिंग पार्ट्स को जोड़ने की कैटेगरी है ज्वाइनिंग का, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है। में से किसी एक का इंतखाब करना होगा जो कि तब्दील नहीं हो सकता, कि इन 3 कैटेगरीज में से जो मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं वो इन 3 कैटेगरीज में से एक का इंतखाब कर सकता है। चौथा कह रहा है सिंध और बलूचिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए ओईसी कराची ऑफिस में सीबीटी ईपीएस टॉपिक लैब का क़याम अमल में आ चुका है, कि अब ये कराची में भी ऑफिस इनका बन चुका है, ओईसी लैब मुतारफ़ करवाई जा चुकी है। कि अब जो कराची में अप्लाई करते थे लोग, ये पिछले साल ही हुआ है, पिछले 2 सालों में, उससे पहले कराची में कोई इनका ऑफिस नहीं था। अभी ये रिसेंटली ही इन्होंने ओईसी का ऑफिस कराची में भी बना दिया है, तो अब कराची के लोग भी इनके लिए फ़ायदा हो चुका है कि वो उधर ही टेस्ट दे सकते हैं। सीबीटी कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। लिहाजा कराची में कोरियन ज़बान का टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हज़रात प्री रजिस्ट्रेशन कुरानंदाजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त टेस्ट के मुकाम में कराची मुंतखब करें। मतलब अगर उनके नज़दीक कराची है या वो कराची के रहने वाले हैं तो उनके लिए बेटर ये है कि जब वो अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करने लगे अपने, तो वो मुंतखब कराची करें, ना कि वो इस्लामाबाद को मुंतखब कर लें, ठीक है। कोरियन ज़ुबान के टेस्ट का मुकाम हरगिज़ काबिल तब्दील ना होगा, ठीक है। ये हरगिज़ चेंज नहीं होगा कि आपने टेस्ट का मुकाम जो है वो कराची लिखा हुआ है लेकिन वो बैठे आप इस्लामाबाद में, तो आप ये कहेंगे कि मैं इस्लामाबाद में टेस्ट दे सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने जो सिटी है वो कराची सेलेक्ट की है, तो आप कराची में ही टेस्ट देंगे जाकर। अब आगे देखें, कह रहा है ओईसी की दरख्वास्त की जो फ़ीस है मुबल्लग 1000 रुपये है। यानी जब आपने अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन, लकी ड्रा की जो फ़ीस है वो कितनी है, 1000 रुपये। ओईसी के ऑफिशियल अकाउंट नंबर, ये उनका एचबीएल का ऑफिशियल अकाउंट नंबर है, इस पर आपने डिपॉजिट करवानी है। जमा करवाकर जमाशुदा चलान फार्म अपने ऑनलाइन दरख्वास्त के हमरा लाजमी मुंसलिक करें। सबसे पहले जब आप, अब 14 तारीख से डेट अनाउंस हो रही है, 14 तारीख से अप्लाई हो रहा है, जब आपने अप्लाई करना है तो आपने 1000 रुपये जो फ़ीस है वो इनके ये वाले एचबीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो चलान फॉर्म होगा, जब आप अप्लाई करने लगेंगे ऑनलाइन, उसका जो फॉर्म होगा वो आपने साथ मुंसलिक करना है लाजमी, ठीक है। इससे ये होगा कि उनको पता होगा कि इस बच्चे ने फ़ीस डिपॉजिट करवाई है और इसलिए ये अप्लाई कर रहा है, तो फ़ीस डिपॉजिट करवाना लाजमी। ओईसी की दरख्वास्त फ़ीस मुबल्लग 1000 रुपये की अदायगी ना करने या जालसाजी करने वाले अफराद को नाअहल तस्वर किया जाएगा। जिसने फ़ीस नहीं पे की और वैसे ही वो अप्लाई करने चला गया और उसने अप्लाई कर दिया, तो ऐसी सूरत में उसको 2 साल की पाबंदी की जाएगी। 2 साल तक वो बैन कर दिया जाएगा और 2 साल तक टेस्ट नहीं दे सकता। आगे की दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी नाम, तारीख पैदाइश और जिन्स वगैरह कोरिया में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होंगी, जो किसी भी सूरत में तब्दील नहीं हो सकती। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पासपोर्ट पे जो तारीख पैदाइश होगी, जो जिन्स आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये क्योंकि ये जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं ये कोरिया में भी यही इंफॉर्मेशन चलती है, आपकी चेंज नहीं हो सकती। अगर आप मेल हैं और आपने फीमेल लिख दिया तो आप फीमेल ही तस्वर होंगे उधर की, ठीक है। और तारीख बताया जो आपने एग्जैक्ट वही देनी है जो आपके पासपोर्ट में। आगे कह रहे हैं जो कुरानंदाजी में कामयाब होने के बावजूद मंदरज ज़ैल रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले उम्मीदवारान पर एचआरडी कोरिया की जानब से आइंदा 2 साल के लिए इस निज़ाम के तहत अप्लाई करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। यानी कुरानंदाजी में कामयाब तो हो गए, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाई, आप गए नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या आपने टेस्ट नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो उस सूरत में आपको 2 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी आप पे, ठीक है। एक तो आपने अप्लाई कर दिया, टेस्ट दे दिया और आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं गए। टेस्ट देने से पहले जो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी फ़ीस होती है 8000 रुपये, वो टेस्ट रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाई तो 2 साल की पाबंदी आप पे लगा दी जाएगी। उसके बाद आगे ये रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार कुरानंदाजी में कामयाब होने के बाद, कुरानंदाजी में आपका नाम आ गया, ठीक है, कामयाब हो चुके हैं आप। उसके बाद का अगला प्रोसेस क्या है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाने जानी। अब ये थोड़ी सी मेन इन्फॉर्मेशन है, ये आपने ज़रा गौर से सुननी। आवाज़ आ रही है मेरी? कैसर जी सर।
कैसर है कि नहीं, कैसर भी चला गया। अब देखें जी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन यानी कुरंदाजी में कामयाब ख़वातीनो हजरात ही ओईसी की वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। कि जो लोग कुरंदाजी में कामयाब हो चुके हैं वही इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही रजिस्टर्ड हो सकते हैं जो कुरंदाजी में कामयाब हो चुके हैं। जबकि नज़दीकी ओईसी ऑफिस से मालूमात की तौसीक करना लाजमी है कि आपके नज़दीक जो भी ओईसी का ऑफिस है वहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ले लेनी है। मज़ीद ना भी लें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ वैसे भी। आगे कह रहे हैं जी, HRD कोरिया की टेस्ट फीस मुबल्लग 28 अमरीकी डॉलर के मसावी पाकिस्तानी रुपीज़ है। कि जो HRD कोरिया है उसकी 28 अमरीकी डॉलर जो है वो तकरीबन 8,300 कुछ पैसे बनते हैं। तो वो आपने पूरी 28 डॉलर फीस उनको पे करनी है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। ठीक है, जिसका जमाशुदा चलान फार्म दरख्वास्त के हमरा मुंसलिक करना भी लाजमी है। ठीक है, जो 28 डॉलर आपने फ़ी पे करनी है उनको, उसका जो चलान फार्म है वो आपने अपने साथ लेके जाना है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे। ठीक है, एक तो ये डॉक्यूमेंट हो गया कि 28 डॉलर फीस का जो चलान फॉर्म है ये आपने साथ लेके जाना है। चलान फॉर्म मुकर्ररा वक्त पर ओईसी की वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। ठीक है, जब ये अनाउंसमेंट होगी रजिस्ट्रेशन की, उसका जो चलान फॉर्म होगा उनके बैंक की इंफॉर्मेशन वो उधर अपलोड कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पर। वहाँ से आपने उठा लेना है, उसको फिल करके साथ लेके जाना है अपने। आगे जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, फ्रेश रंगीन फ़ोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है। ठीक है, ये ऑनलाइन ही आपने अपलोड करनी है। फ्रेश जो रंगीन आपकी फ़ोटोग्राफ होगा आपका किस तरह का होगा, जिसका साइज़ 14 KB तक हो, सिर्फ JPG फॉर्मेट हो उसका, और पिक्सल उसके हों जी 100 से 250 तक, यानी 100 पिक्सल से लेके आपने 250 पिक्सल्स तक जो उसका साइज़ होना चाहिए। ठीक है, वो मेरा असर माइक को बंद करने लेते। आगे देखें। आगे जी कह रहा है, अब ये जो पिक्चर है आपने टोपी पगड़ी ऐनक के बगैर सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ, ताहम कपड़े सफ़ेद ना हो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था पहले कि कैब कोई ऐनक शैनक आपने पिक्चर में नहीं पहननी। वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए और कपड़े आपके वाइट नहीं होने चाहिए, कलर्ड कपड़े आपने पहने हो। ठीक है, के बाद देखें जी, कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर्ड स्क्रीन कॉपी कैन कॉपी। कंप्यूटराइज पासपोर्ट की आपके पास कलर्ड कॉपी होनी चाहिए, कैन वाली भी जो ऑनलाइन अपलोड करनी है। ठीक है, कलर्ड पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आपने अपलोड करनी, जिसका साइज़ 100 KB तक होना चाहिए, 600 पिक्सल होने चाहिए और विड्थ उसकी होनी चाहिए जनाब, और सिर्फ JPG फॉर्मेट होना चाहिए उसका। ठीक है, एक्सपायर्ड कंप्यूटराइज पासपोर्ट भी काबिल कबूल है। जो एक्सपायर हो चुके हैं ना पासपोर्ट, वो भी काबिल कबूल है। ठीक है, कि ऐसे पासपोर्ट जिनके एक्सपायर हो चुके हैं और उन्होंने न्यू बनवाने के लिए, रीन्यू करवाने के लिए दिए हुए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी, ऑनलाइन दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी तारीख पैदाइश, पासपोर्ट नंबर और जिन्स वगैरह कोरिया में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होंगी, जो किसी भी सूरत में नाकाबिल तब्दील होंगी। ठीक है, और कह रहे जी, ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मालूमात की तौसीक और KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए ओईसी ऑफिस दिए गए वक्त और तारीख पर मतलूबा दस्तावेज़ात के साथ तशरीफ़ लाएं। ये जो दस्तावेज़ात आपको बताई गई हैं, कलर्ड पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, फ्रेश रंगीन फ़ोटोग्राफ आपका, और HRD कोरिया की 28 अमरीकी डॉलर जो फ़ीस आपने पे करनी है, उसका चलान फॉर्म साथ लेके आपने जो डेट आपको वो देंगे उस डेट पे आपने मुकर्ररा टाइम पे पहुंच जाना है। टाइम से अगर आप आगे पीछे होंगे तो वो पिछली दफ़ा उन्होंने कर लिया था कि 1.5 दिन की एक्सीड हो चुकी थी और रश की वजह से नहीं आ पाए, उन्होंने 2-3 दिन इजाफी दे दिए थे पिछली दफ़ा। लेकिन आपने कोशिश करनी है जो डेट आपकी मैंशनड होगी आपने उसी डेट पे वहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने हैं और वहाँ से आपने ये KLT टिकट ले लेनी है। KLT स्लिप और ये एक बात होती है, KLT स्लिप या KLT टिकट। ठीक है,
ये आपने साथ लाजमी लेके आना है। आपका वहाँ पे जाने का मकसद ही ये है, KL की टिकट लेके आना है। OEC ऑफिस से मालूमात की तौसीक और KL की टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल किए बगैर रजिस्ट्रेशन ना मुमकिन तस्वर की जाएगी कि आप वहाँ पे गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और KL की टिकट आप नहीं लेकर आए तो वो नामुकम्मल तस्वर की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है पहला मरहला और दूसरा मरहला और ये सारी डिटेल में बात बताई की। पहले मरहले में उम्मीदवारान को कोरियन ज़ुबान में महारत का कंप्यूटराइज टेस्ट, जिसको CBT EPS टॉपिक भी कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड EPS टॉपिक टेस्ट पास करना होगा, जिसका दौरानिया 50 मिनट का है और कसीर इंतखाबी सवालात की तादाद 40 होगी, 20 लिसनिंग के और 20 रीडिंग के, वक्फे के बगैर। ठीक है कि रीडिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उसमें कोई वक्फा नहीं होगा, उसके साथ ही लिसनिंग के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीदवारान को पहले मरहले में कामयाब होने के लिए कम से कम 55% नंबर लेना होंगे। 55% नंबर, ये जो उन्होंने बताया कि 50%, 55% नंबर लेना होंगे लाजमी। HOD कोरिया की जानब से 55% से लेकर 100% तक के दरमियान मेरिट बनाया जा सकता है। ये 55, यहाँ पे बात आपने नोट करनी है ज़रा, 55% से लेकर 100% तक के दरमियान भी मेरिट बनाया जा सकता है। मतलब उनकी मर्जी है, वो 70% भी बना सकते हैं, 80% वाला भी पास हो, 100% भी बना सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपके मार्क्स कम से कम 160 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, 55 मार्क्स का मतलब, इनका मतलब है 120 110 नंबर बनते हैं। तो ये इस बेस पे नहीं रहना आपने, ये आगे बढ़ना है मेरिट इसका। उन्होंने बता भी दिया कि 100% के दरमियान तक मेरिट बना सकते हैं, 80% भी बना सकते हैं, 90% भी बना सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। मेरिट जाना है 140 से ऊपर, तो तैयारी आप लोगों की ऐसी होनी चाहिए। आगे कोरियन ज़ुबान के टेस्ट की तैयारी में मदद के लिए मंदरज़ैल लिंक विजिट कीजिए। ठीक है, ये लिंक पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपने पहुंच जाना। हमें लगी इसकी। हाँ जी, इस बात मेरिट की जो बात आपको कर रहा था, ये यहाँ पे भी उन्होंने एक निशानदेही कर दी है कि मेरिट बढ़ सकता है इस दफ़ा। ठीक है, और दूसरा मरहला लाजमी है जी। इसमें कौन सा है? पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवारान का दूसरे मरहले में स्किल टेस्ट जो है, पेशा वराना महारत की तशखीस में कामयाब होना भी लाजमी है। ये नहीं है कि आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपकी गारंटी है 100% कि आप कोरिया जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लाजमी है कि आपने स्किल टेस्ट भी पास करना है, जिसमें जिस्मानी ताकत की जांच, इंटरव्यू और बुनियादी महारत की तशखीस लाजमी है। जो चेक करते हैं, स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि वो आपको एक्टिव चेक करते हैं, बंदा एक्टिव है कि नहीं, बंदे के जिस्म के अज़ा सारे काम करते हैं, वो जांच करते हैं इसलिए कि उंगलियां वगैरह ठीक है, इसकी वज़न उठा सकता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह की जिस्मानी जांच भी वो करते हैं। अच्छा, साल 2025 के नए स्किल टेस्ट की तैयारी में मदद के लिए मंदरज़ैल लिंक विजिट की थी। जो नया इनका स्किल टेस्ट का शेड्यूल आया है, आपने उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, आगे है जी इख्तियारी मरहला। सलाहियत की जांच का मरहला इख्तियारी है कि जो आपने स्किल टेस्ट दिया है, उसकी जांच पड़ताल का सलाहियत जो है वो मरहला इख्तियारी है और 5 इजाफी नंबर पर मुश्तमिल है। कि ये वो मरहला है जो आपके इख्तियार में है। 5 नंबर आप इजाफी भी हासिल कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर हो, किसी फैक्ट्री में आपने जॉब की है, या आपके पास कोई सनद वगैरह है, तो ये 5 इजाफी नंबर ये आपके हाथ में है। आप ये शो करवा के 5 नंबर इजाफी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 नंबर जो है वो मुंतखब शुदा सनद का है, अगर आपके पास कोई डिग्री है तो, और में तरबीती कोर्स का है, कोई आपके पास डिग्री है और आपने कोर्स किया हुआ है कोई, 1 नंबर उसका है। 1 नंबर है जी मुंतखब शुदा सनद में कौमी सर्टिफिकेट, किसी सनद में कौमी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास। और 3 नंबर मुंतखब शुदा सनद के हैं, सनद में कम से कम 1 साल के तजर्बे के हैं। मतलब किसी फैक्ट्री में, किसी सनद में आपने कम से कम 1 साल काम किया है, तो वो 3 नंबर आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स में काउंट होंगे। ठीक है, आगे जी इंतहाई अहम नोट, तवज्जो फरमाएं। पहला क्या है जी, टेस्ट के दिन, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है इंफॉर्मेशन, सारी गौर से सुननी जरा।
टेस्ट के दिन दाखिला का KLT टिकट और असल पासपोर्ट लाना लाजमी है। टेस्ट वाले दिन आपने 2 चीज़ें लेके जानी, KLT टिकट जो आपको रजिस्ट्रेशन जब करवाने जाएंगे तब आपको दिया जाएगा, और पासपोर्ट लाना लाजमी है साथ, जिसके बगैर टेस्ट में शमूलियत हरगिज़ मुमकिन नहीं हो। अगर ये आपके पास आप अपने हमरा नहीं लेके जाते तो आपकी टेस्ट की शमूलियत जो है वो उसमें काउंट नहीं की जाएगी। दूसरा है जी, टेस्ट देने वाले उम्मीदवार को मुकर्ररा वक़्त से 1 घंटा कबल टेस्ट सेंटर में मौजूद होना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें अगर आपका टेस्ट 8 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपने 7 बजे सेंटर के बाहर मौजूद होना है, ठीक है। 1 घंटा पहले बुलाने का मतलब ये होता है कि 1 घंटा पहले आप पहुंच जाते हैं, तो जब आधा घंटा गुजर जाता है तो फिर वो आपकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा पहले आपकी एंट्री करवाते हैं अंदर, 15 मिनट आपको लगते हैं एंट्री करते करते कमरा इम्तहान में जाते जाते, और जो 15 मिनट बच जाते हैं, 15 मिनट पहले आपको टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सारी बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो 1 घंटा आपको पहले बुलाते हैं, वहाँ पे सेंटर के बाहर आप लोगों ने मौजूद होना है 1 घंटा पहले। के बाद टेस्ट शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवार को टेस्ट देने की इजाज़त हरगिज़ ना होगी कि आप अगर टेस्ट में 5 मिनट भी लेट हो गए तो उन्होंने आपको अंदर जाने नहीं देना। ये मेरी बात ध्यान में रखनी है, ये मेरे आंखों देखा हाल है एक बंदे का, 5 मिनट सिर्फ वो लेट हुआ था, उसको उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। आगे जी, HRD कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताइज को हतमी मुसव्वर किया जाए। जो HRD कोरिया ने आपके नताइज शाया कर दिए हैं, जो मार्क्स उन्होंने आपको दिए हैं, आपने उनको हतमी मानना है। ये नहीं होना कि जी आप कहें मेरे तो इतने मार्क्स बनते हैं, आप लोगों ने इतने दिए हैं, आपको केस वगैरह उन पर करवा दें, तो ये पहले ही वो चीज़ बता रहे हैं। और HRD कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताइज किसी भी अदालत में काबिल चैलेंज नहीं है कि अगर आप केस वगैरह भी उन पर कर देते हैं कि उन्होंने मेरे मार्क्स ठीक से, उन्होंने जानबूझ के मुझे फेल किया है, तो ऐसा चैलेंज अदालत में भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अपनी जान वो पहले छुड़वा लेते। आगे जी, अगर उम्मीदवार मुहैया करदा मालूमात और कागजात में गलत बयानी का मरतकब पाया गया कि जी उम्मीदवार मुहैया करदा मालूमात और कागजात जाली भी शो कर देता है या गलत बयानी उसमें करता है या किसी किस्म का धोखा करता है, तो HRD कोरिया की जानब से मज़कूरा अमल मनसूख करने के साथ साथ 4 साल की नाअहली भी लागू की जाएगी। कि या कोई जाली कागजात शो करवाता है या कोई धोखाधड़ी करता है तो उस सूरत में HRD कोरिया उस पर 4 साल की नाअहली लगा देगा, 4 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखें जी, लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत या वीज़े की गारंटी नहीं है। ये चीज़ कि वो कह रहे हैं अगर आप पास कर भी लेते हैं, आप चले जाते हैं, चले नहीं जाते, आप पास कर लेते हैं, स्किल टेस्ट भी पास कर लेते हैं और मेडिकल में भी पास हो जाते हैं, तब भी ये OEC आपकी गारंटी नहीं ले रहा कि आप कोरिया में जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी लक की बात है, चले भी जाते हैं। और कुछ लोग जो मैंने आपको बताया ना, जो रह जाते हैं, वो किस वजह से रह जाते हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। क्योंकि इस दफ़ा जिनके पासपोर्ट हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा बंदे शॉर्ट होने, ठीक है, और मुख्तसर लोग होंगे, ज़्यादा नहीं कि 15,000 12,000 15,000 ही होंगे जो सिलेक्टेड होंगे, या इससे भी कम होंगे, 9,000 10,000 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब जो पेंडिंग जैसे हमारे जैसे लोग बैठे हैं 2024 के पासस, तो ये भी कुछ चले जाएंगे। अब 2025 में क्योंकि बंदे कम होंगे, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी OEC वालों की, ठीक है। क्योंकि बंदे कम हैं, कोई ज़्यादा इनको बिजी, अब दौर इनका ख़त्म हो गया है, मखसूस सा इनका काम होगा, बंदे शॉर्ट हैं, टेस्ट भी एक टर्म में लिए जा रहे हैं, अब 2 राउंड भी ख़त्म हो गए हैं, 1 राउंड होगा, और स्किल टेस्ट भी 10 दिन या 12 दिन के अंदर अंदर सारा कंप्लीट हो जाना है सबके। तो ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं रह गया। अब ज़्यादातर ये होगा कि अब वीज़ों की जो मियाद है ना वो भी बढ़ेगी। जहाँ पे ये 200-300 वीज़े निकल रहे हैं, अब ये उम्मीद है कि 500 तक वीज़े जाएंगे, 500 तक इजरा हुआ करेंगे, 500 वीज़े हर 2 महीने बाद निकला करेंगे, ठीक है। गारंटी नहीं है ले रहे पास होने की, बल्कि सिर्फ टेस्ट के हतमी नताइज के ऐलान की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत के दौरान कोरिया में इस निज़ाम के तहत मुलाजमीन की दरख्वास्त जॉब सीकर्स रोस्टर जो होते हैं, इसके ज़रिए EPS पोल, जिसमें 17 ममालिक शामिल हैं, ममालिक हैं, उनमें शामिल होने की अहलियत देता है।
मतलब आपकी गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा आएगा, बल्कि ये वो चीज़ है कि आपने टेस्ट पास कर लिया है। जिस तरह से 17 मुल्कों में प्रोसेस चल रहा है, जो लोग पास होके बैठे हैं, ठीक है, जो रोस्टर्स उनके सबमिट हो चुके हैं, आपका नंबर उनमें ऐड कर दिया जाता है। आप भी उन 17 मुल्कों में जो रोस्टर्स फॉर्म, जिनके रोस्टर अभी, जो लड़के अभी रोस्टर पे हैं और उन्होंने टेस्ट भी दे दिए, मेडिकल भी हो गया उनका और उनका रोस्टर भी सेंडिंग भी हो गई है, मंजूरी भी होगी, जो लोग पेंडिंग में हैं आपका नाम भी उनमें शामिल कर दिया जाता है। सेम 17 मुल्कों की तरह आपका इसमें भी कर दिया जाता है, ठीक है। जहाँ से कोरियन अजरा अपनी ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर वर्कर्स का इंतखाब करते हैं, ठीक है। उनमें शामिल कर दिया जाता है कि जो जिनका जस्ट वीज़ा ही आना होता है, तो फिर जो कोरियन मालकान होते हैं कोरिया में, उनकी मर्ज़ी और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वर्कर्स का इंतखाब किया जाता है। कोरियन अजरा के अलावा कोई शख्स या इदारा वर्कर के इंतखाब में किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखता। इस ओईसी के दायरे के अलावा या कोरियन जो मालकान है वहाँ पे फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, उसके अलावा कोई भी या कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बंदे का इंतखाब करे, ठीक है। सिर्फ ये कोरियन मालकान और अजरा जो करते हैं वही ये सब कर सकते हैं। अगर आपको कोई एजेंट कहे जी कि मैं आपको वीज़ा लेके जाता हूँ, ऐसा कोई इख्तियार किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब इंफॉर्मेशन थी सारी, समझ आइए आप लोगों को। हाँ जी।